व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक अनुभवों के साथ अपना रास्ता बनाती है। लेकिन स्मृति का इतिहास में मूल्य और इसकी अर्थवत्ता इसलिए अक्षुण्ण रहेगी कि वो इतिहास को सिर्फ मनुष्यों का इतिहास नहीं बनने देती, बल्कि वह इतिहास पे दबाव बनाती है कि उसमें मानवीयता और प्रकृति भी आए। ये उसकी ताकत है। और मैं कुछ उदाहरणों से आपके सामने बात रखूंगा भी, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य पर इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं कि कई बार मानवीयता और प्रकृति बहुत विलग से हो जाते हैं। स्मृति ने ये बड़ा काम किया है इतिहास के साथ। इस तरह से वो इतिहास को समृद्ध करने का एक दबाव बनाती है। स्मृति इतिहास के पुनर्निर्माण में, उसके दस्तावेजीकरण में और सबसे अधिक इतिहास की समझ को गहरा करने में मदद करती है। समझ को गहरा करने का जो यत्न है स्मृति के पास, जो उसकी शक्ति है, वो बहुत ताकतवर है। एक अनंत काल से चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है स्मृति, जो मौखिक इतिहास, जो मौखिक परंपराओं, जनश्रुतियों और सांस्कृतिक प्रथाओं के जरिए उन ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाती है जो लिखित इतिहास से छूट गई होती है। इतिहास को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो स्मृतियों का महत्तम है, लेकिन इनके बीच फर्क भी है। इतिहास और स्मृति में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जो तथ्यात्मक शोध है और साक्ष्य है, ये इतिहास की बुनियाद है। लेकिन स्मृति की बुनियाद व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं से बनती है। और ये भावना और वैयक्तिकता स्मृति की जितनी बड़ी ताकत है उतनी ही बड़ी कमजोरी है। कई बार हम अपने ताकत के चरम बिंदुओं पर गलती करते हैं और यही स्मृति की सबसे कमजोर कड़ी भी बनती है, जो इतिहास के लिए चुनौती बन जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कारगिल युद्ध बहुत पहले का नहीं है, मैं बहुत पुराना उदाहरण नहीं दूंगा। कारगिल युद्ध हुए अभी लगभग 30 साल हुए होंगे। मान लीजिए कि उस युद्ध का कोई बहुत अनुभवी सैनिक आज से उस युद्ध की यादें साझा कर रहा है, और चूंकि उसका व्यक्तिगत अनुभव है, वो व्यक्तिगत स्मृति के आधार पर आपसे साझा कर रहा है यादें, और आपको उसके आधार पर इतिहास लिखना है। तो जो उसकी सत्यता है, आप साक्ष्यों के आधार पर उस सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय वो युद्ध हुआ था उसकी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी थी, मौसम कैसा था, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनका हम साक्षीकरण नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि उस युद्ध की सेना ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो उस युद्ध के दौरान नहीं दर्ज किए गए हैं, यानी उस युद्ध के बहुत सारे तथ्य जो छूट गए हैं, और ये सैनिक जो अपना अनुभव बता रहा है आपसे, उसमें बहुत सारे नए तथ्य आ रहे हैं, बहुत नई सारी चीजें जुड़ रही हैं। अब एक इतिहास का विद्यार्थी जब एक व्यक्तिगत व्यक्ति की इन सैनिक के अनुभवों को सुन रहा है और उसके आधार पर उसको इतिहास लिखना है, तो उसके सामने बहुत कठिन चुनौती प्रस्तुत होती है, क्योंकि वो उसकी जो स्मृति है वो सेना द्वारा बनाई गई सरकारी जो रिपोर्ट होती है सेना की, उससे अलग भी हो सकती है, उसको समृद्ध भी कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी हो सकता है, जिसकी बात बहुत हुई है कल। तो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि ऐसी स्मृतियां विगत को समझने में मदद करती हैं कि विगत को समझने में बाधा डालती? आप सोचिएगा। ऐसे में एक इतिहासकार की क्या जिम्मेदारी बनती है?
कि जब वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्मृतियां सुन रहा है तो स्मृतियों के मार्फत जब इतिहास को दर्ज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दस्तावेज हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो आवश्यकता अनुसार साक्ष्य हैं, उन तीनों की संगति में वो उनका अध्ययन करें। इसीलिए भारतीय इतिहास को समझने के लिए आर्कियोलॉजी का बहुत प्रयोग किया जाता है और बहुत ही मजबूत और वैज्ञानिक संसाधन है हमारे पास। इसलिए साथियों, एक इतिहासकार को कान से अधिक आंख पे भरोसा करना चाहिए। और ये वाक्य इस बात की ओर संकेत करता है कि उसे लगातार एक यायावर की तरह, एक घुमंतु जीवन की तरह भी लोगों से मिलना जुलना, संवाद करना चाहिए, उन स्थलों पर जाना चाहिए, चुनौती और जोखिम भी लिए जाने चाहिए, क्योंकि चुनौती और जोखिम के बिना हम वास्तविक इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। पश्चिम के बड़े विद्वान रहे मार्क्सवादी विचारक जॉन लुकाक्स ने 1968 में एक बात कही थी और वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्मरण किया हुआ अतीत दर्ज किए गए अतीत की तुलना में बहुत व्यापक होता है। यानी स्मरण का जो अतीत का रकबा है वो बहुत बड़ा होता है। और खासकर भारत जैसे परंपरावादी देश में जब आप परंपराओं के द्वारा इतिहास, मिथकों के द्वारा इतिहास पे काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत चुनौतियां आती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, आज वो जीवित नहीं है, प्रोफेसर कृष्णदत्त पालीवाल। उनकी एक पुस्तक है भक्ति काव्य से साक्षात्कार। अभी आपने लुकाक्स की बात पर, अब एक भारत के चिंतक की बात समझिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि परंपरा बहुत ही जटिल शय है और वो अपनी पहचान इतिहास से नहीं कराती, वो अपनी पहचान स्मृति से कराती है। ये देखिए, संश्लिष्टता देखिए, ये अंतर विन्यास की आपसी निर्मितियां देखिए कि परंपरा अपनी पहचान ही स्मृति के द्वारा करा रही है और परंपराओं से आपको इतिहास ग्रहण करना है। तो जो लुकाक्स कह रहे हैं और जो कृष्णदत्त पालीवाल कह रहे हैं, इन दोनों महत्वपूर्ण संदर्भों के एकान्वय से अगर आप जाने की, समझने की कोशिश करेंगे और उस नजरिए से इतिहास की अर्थ रश्मियों को परखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इतिहास की निर्मित, इतिहास की बुनावट कितनी कठिन और कितनी चुनौती भरी होती है। एक बात मैं जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, कुछ विद्यार्थियों से मैं संवाद कर रहा था। पॉलिटिकल साइंस के कई सारे विद्यार्थी हैं, इतिहास के कई सारे विद्यार्थी हैं। इतिहास की बात हो और राजनीति की बात ना हो, यह संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास की ताकत हमेशा राजनीति को परेशान करती है, परेशान करती आई है और करती रहेगी। इसलिए हर समय की सत्ता अपने तरीके से, अपनी तरह का इतिहास बनाने की कोशिश करती है। वो इतिहास पे लगातार दबाव बनाती है। और जो ये आधुनिक राष्ट्र और राज्य बने हैं, ये कहीं ना कहीं इस इतिहास के निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हैं। और ये हमारी जो राजनीतिक सत्ता है आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने की, वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारी चीजें इतिहास की बनावट में फेरबदल कर रही है। और आप सब समझदार हैं, उन सब चीजों को अपने समकाल को देखिए, आप समझ जाएं। हर समय की राजनीति अपने समय के इतिहास को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। और सबसे कठिन काम जो करती है और जो इस समय सबसे अधिक हो रहा है वो है कि वो भ्रम का कुहासा रचती है। भ्रम का कुहासा स्मृतियों को पहुंचती है और छद्म स्मृतियां आपके सामने रचती है, बाई प्रोडक्ट ला रही है। वो स्मृति नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। मैं इसके दो उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। मैं बांदा से हूं। बांदा में अभी एक बहुत बड़ा सांस्थानिक धर्म का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था
आज तक के बांदा के इतिहास में कभी भी जनता का इतना बड़ा समूह किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आया ही नहीं। आप सबने संभवतः सुना हो बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार के नाम से एक व्यक्तित्व है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो कई तरह से भारतीय इतिहास को, ज्ञान परंपरा को, मिथकों को घालमेल करके जनता के बीच परोस रहे हैं। एक दिन में 50-50 हजार लोगों का बांदा जैसे छोटे शहर में भोजन का इंतजाम होता था और पूरा बांदा शहर एकदम चौक हो गया था। इतनी भीड़, इतना जनसैलाब। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजनीति अपनी ताकत से इस तरह धन का नियोजन करती है और सांस्थानिक धर्म के द्वारा हमारी स्मृतियों पर कब्जा करने की कोशिश करती है। इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया कि स्मृति का जो दुरुपयोग है और उसके धार्मिक उपदेशों की जो शक्ति है, उसके सामने इतिहास कैसे कमजोर पड़ जाता है, ये मैंने बांदा में देखा। और इसका प्रयोग पूरे भारत में लगातार चल रहा है।